कि उनका क्या जिनके हाथ नहीं होते? ये तो बड़ा पॉपुलर सवाल आपने पूछ लिया। हम देखते हैं हमारी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे प्रश्न यही भरे यही होते हैं। यही सवाल सबके मन में होता है। अब समस्या ये है कि बार बार पर्सनली किस किस को जवाब दिया जाए, तो आपके इस चैनल के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से आज हम जवाब देना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है, बिल्कुल दोनों हाथ नहीं है, तो उसका मस्तक है, मस्तक पे रेखा है, क्योंकि हम उस हस्तरेखा की बात कर रहे हैं जो सनातन से चली हुई आई है और वो लक्षण शास्त्र की बात करती है। सब कुछ छोड़ के अगर आप ये देखें, कोई व्यक्ति पैरों को रगड़ रगड़ के चलता है तो कहते हैं मंद बुद्धि है, इतने गांव के लोग भी जानते हैं। कोई अच्छा बिल्कुल पता ही नहीं चला कब चला गया तो कहते हैं चोर है, इसके मन में अच्छा भाव नहीं है। या कोई सिंपल मध्यम चल रहा है तो कहेंगे अच्छा व्यक्ति है। तो ये लक्षण शास्त्र से उन्होंने बताया, केवल क्या कॉमन बातें देख के, कॉमन सी बात देखी और उन्होंने इतनी प्रेडिक्शन कर दी है। और जहाँ तक हद तक ये, कुछ हद तक ये बहुत अच्छी भी होती है। अब हम बात कर रहे थे अपनी मुख्य बात, जब किसी व्यक्ति के हाथ नहीं है तो उसका मस्तक है। अब जिसके मस्तक से भी नहीं है, चलो मान लिया हमने कि किसी का मस्तक से नहीं है, क्योंकि कुछ उदाहरण आते हैं व्यक्ति के जिनके मस्तक की रेखाएं मिट गई, या ना कोई एक्सीडेंट, कोई कुछ हुआ, या फिर कोई बीमारी के कारण मस्तिष्क की रेखा मिट गई, उस बीमारी में हाथ भी चले गए, तो पैरों के नीचे रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को चेक करते हैं। अब यदि वो रेखा भी मिट गई, व्यक्ति के पैर भी उसमें चले गए, तो व्यक्ति के जो प्रश्न लगन कुंडली है उससे हम उसका भविष्य बताते हैं। वो कहता है गुरुजी मुझे कर्ज मेरा कब उतरेगा, तो हम उसी समय की प्रश्न लगन कुंडली बना के तात्कालिक बताते हैं कि 6 महीने में, 10 महीने में, या कब उतरेगा या नहीं उतरेगा, क्या प्रेडिक्शन करे। तो प्रश्न लगन कुंडली है। और उसके बाद प्रश्न लगन कुंडली के बाद मेन कुंडली है। आपके पास कुंडली है, क्योंकि जब कब आपका जन्म हुआ, जन्म समय, जन्म स्थान से हम कुंडली निकालते हैं, कुंडली से देखते हैं। अब किसी को अपना जन्म स्थान भी नहीं पता तो प्रश्न लगन तो होता ही होता है। अब ये सब भी नहीं है तो हम वास्तु से बताते हैं कि गुरुजी हमें कैंसर जैसे भयावह रोग हैं, तो भाई आपका जो ईशान कोण है वो डिस्टर्ब है, वहां पे आपने कोई ना कोई मलमूत्र त्यागने की कोई ऐसी चीजें आपकी बनी हुई हैं। या फिर गुरुजी हमारा जो पाचन तंत्र है वो ठीक नहीं रहता, तो भाई आप अपनी रसोई को ठीक कर लीजिए। जो आपका रसोई का आग्नेय कोण है वहां पर आप रसोई को कीजिए और उसको सुव्यवस्थित कीजिए। कोई कहता है कि हमारे रक्त में कमी है, तो जी आपका जो जल तत्व ठीक नहीं है, तो आप अपने वायव्य कोण को ठीक कीजिए, जो अपना डायरेक्शन वायव्य कोण है। तो एक हस्तरेखा विशेषज्ञ केवल हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं होता, वो हर विधा को जानने वाला होना चाहिए, वो सभी चीज़ों का नॉलेज उसको होना चाहिए, वास्तु का, एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का। अब हम न्यूमरोलॉजी पे आ जाते हैं, उसके व्यक्ति का फ़ोन का नंबर तो होगा, उसका मकान नंबर होगा, उसका गाड़ी नंबर होगा, तो हम उससे उसका भविष्य चेक करके बता देंगे। लेकिन हस्तरेखा जिसकी नहीं है उसकी मस्तिष्क रेखा, जिसकी मस्तिष्क रेखा नहीं है उसकी पैरों की रेखा, जिसकी पैरों की रेखा नहीं है उसकी प्रश्न लगन कुंडली, बस यहीं से बहुत कुछ बताया जा सकता है। ये उन सब के लिए जवाब है जो कहते हैं जिनका हाथ नहीं होता क्या उनके भविष्य नहीं होते। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्यों लिखा कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, जिनका हाथ नहीं है तो ब्रह्मा जी ने क्यों कहा कि कर के आगे जो लक्ष्मी का वास होता है, मध्य में सरस्वती का वास होता है और मूल में ब्रह्मा जी का वास होता है। देवी देवता ये आज का तो लिखा हुआ नहीं है। अभी जो देवी देवताओं को भी नहीं मानते, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भगवान को भी नहीं मानते जी। अब भाई करोड़ों साल पहले लिखा हुआ ब्रह्मा मुरारी स्त्रोप्रांतिकारी वैज्ञानिक क्या रिसर्च करेंगे। ये अभी कोई 9 ग्रहों पर गए नहीं है, पूरे 9 ग्रहों पर भी वैज्ञानिक नहीं है, 27 नक्षत्र पे नहीं गए हैं अभी, 12 राशियों पे नहीं गए हैं अभी, केवल चंद्रमा पर गए हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, करना चाहिए, लेकिन जो सनातन की तरफ उंगली उठाएगा वैज्ञानिकता में जाके, उसके लिए हमारे ज्योतिषी खड़े होंगे, सनातन धर्म के धर्मावलंबी खड़े होंगे, और हम उसके लिए बिल्कुल डट कर सामना करने के लिए तैयार हैं। हम ज्योतिष के शास्त्र से बताएंगे कि वहां पर तत्व क्या है। चंद्रमा पर अब गए, लेकिन उससे करोड़ों साल पहले कहते कि भाई चंद्रमा पर जल है, चंद्रमा का जल तत्व है, तो ये कैसे बता दिया, क्या कारण है? क्योंकि ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही शास्त्रों में विधि निहित कर रखा है, सब लिख रखा है, प्रमाणों के साथ प्रमाणित कर रखा है। बिल्कुल। अब इन सब के बीच बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें हम अपने भविष्य से जोड़ते हैं, मतलब हमारे आने वाला कल क्या है उसकी पिक्चर जानने की एक मन में उत्सुकता होती है। सबसे पहला सवाल उसी उत्सुकता को लेकर लोग जानना चाहता है कि मेरी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। 99% लोगों का पहला सवाल हथेली की लकीरों से। देखिए, इसमें सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। आप किसी का भी पॉडकास्ट देख लीजिए, आपको ये बात नहीं बताएगा। लव मैरिज, अरेंज मैरिज क्या होती है। सबसे पहले हम अपने एक ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहाँ देखा जाए तो एक पंडित जी और एक नाई होते हैं जो जाते हैं। पुराने ज़माने की, पहले की बात कर रहे हैं, अभी आज से 50 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं। वो एक बार जाके वहाँ पर रिश्ता सेट करके आ जाते हैं, और वो जीवन पर्यंत जो लड़की हैं लड़का हैं खुशहाल रहते हैं। और वो जब ही अपने घर में आते हैं, यानी खुशी खुशी आते हैं, कभी दुखी होकर नहीं आते। कारण कि वो उस प्रकार के पंडित जी वहाँ जाकर नक्षत्र देखते थे, राशि देखते थे, सब कुछ देख के वहाँ से वर को चुनते थे।
तो वो होती थी अरेंज मैरिज। और वो पहले ही देख लेते थे कि ये व्यक्ति के अंदर कितनी वासना है, इस व्यक्ति के कर्म कैसे रहेंगे, सारे हस्तरेखा लक्षण शास्त्र सब कुछ पढ़ के तब पंडित जी राय देते थे कि आप विवाह कर लीजिए। देखते थे वंश खानदान कुल देखते थे कि इनके वंश वाले लोग मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, इनके कर्म आपस में मिल पाएंगे, इनके भाग्य आपस में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। और नाई देखता था वंश को कि इनके वंश में कौन कौन कैसे कैसे क्या करते हैं, और पंडित जी देखते थे उसके ग्रह नक्षत्र को। तो शादी पूरे जीवन पर्यंत चलती थी। आप अपने माता पिता, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, उनको देखिए, क्या उनका कभी इस प्रकार से कोई डिवोर्स वाली बात बनी, कुछ इस प्रकार का नहीं होता ना, क्योंकि उन्होंने पहले से ही पंडित जी के द्वारा वो काम किया होता था। अब लव मैरिज की जहां बात आती है, तो लव मैरिज अब रही कहाँ गई है। सबसे पहले तो लड़की लड़का देख लेते हैं, मीटिंग हो जाती है और आपस में फोन पे बातें होने लग जाती हैं, तो कहाँ की लव मैरिज रह गई, ये कहाँ की अरेंज मैरिज रह गई, ये तो लव मैरिज है। तो ज़्यादातर लव मैरिज ही आजकल चल रही है प्रचलन में। अगर हम साइनों की बात करें, तो यदि किसी की हृदय रेखा दो मुखी है, हम आपको करके दिखाते हैं, लव मैरिज के कुछ साइन दिखाते हैं। अच्छा, ये बताया जा सकता है कि आज आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? हाँ, ये बताया जा सकता है, आसानी से बताया जा सकता है। लेकिन वर्तमान की अरेंज मैरिज भी लव मैरिज ही की तरह हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं। और किसी को लॉन्ग समय के लिए यदि अपनी शादी चलानी है, तो एक उचित पंडित और जो हमारे नाई वाली परंपरा है उसको जीवित रखना होगा, उसको जाने नहीं दिया जाएगा। जी। और उसके साथ साथ वंश का बड़ा ध्यान रखना होता है। शादी करते समय अपना वंश कुल खानदान का ध्यान दिया जाता है। जी। आप कितना ही अच्छा मुहूर्त निकलवा लीजिए, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, प्रमाणित कर सकता हूँ। कितना ही हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि हमने ना तो मुहूर्त निकालवाने में कोई कमी छोड़ी, ना हमने ग्रह नक्षत्र दिखाने में कोई कमी छोड़ी है, हमने सारी हस्तरेखा भी दिखा ली है, फिर भी हमारी शादी नहीं चल रही। आजकल शादी टूटती रहती है ना, पॉपुलर हो गया है काफी शादी टूटने का। तो चूक कहाँ हो जाती तो है? चूक कहाँ हो जाती है, ये हर कोई आपको नहीं बता पाएगा। चूक हो जाती है मुहूर्त में, मुहूर्त के समय में। पंडित जी ने मुहूर्त दे दिया कि आपको 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपके फेरे होने हैं, और आप 4 बजे वहां पर कर ही नहीं रहे हैं, लगन बदल जाती है हर 2 घंटे में। अच्छा। आप कर रहे हैं 6 बजे, तो फिर उसका अशुभ साइन, अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया। जब अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया, तो आप कितना ही नक्षत्र मिलाते रहिए, कितने गुण मिलाते रहिए, कुछ नहीं होगा। इसलिए पंडित को हमेशा प्रधानता दी जाती है। जब अब बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि हमारे लव मैरिज होगी नहीं होगी, चेक करने के लिए, तो सबसे पहले चेक करना शुरू कर दीजिए। हृदय रेखा आपकी 2 मुखी हो, जहां पर स्वस्ति साइन बना है, ये रेखा यदि 2 मुखी है तो पहला साइन बन जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, उदारवादी होता है, कभी किसी को धोखा नहीं देता है। जी। जब धोखा नहीं देगा तो वो अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहेगा, और वो क्या करेगा, लव मैरिज एक्सेप्ट करके शादी कर लेता है। जी। यदि किसी की विवाह रेखा स्पष्ट और सीधी हो और नीचे के लिए झुक जाए, ये विवाह रेखा चेक कर लीजिए, ये विवाह रेखा यदि नीचे के लिए झुक जाए तो उस व्यक्ति की लव मैरिज होती है। जी। उसके बाद अगर हम तीसरा साइन देखते हैं, तो शुक्र पर्वत जिसका अत्यधिक उठा हुआ हो, ये अपना शुक्र पर्वत होता है जहां पर कमल का साइन बना है। यदि ये शुक्र पर्वत उठा हुआ हो, उभार लिए हुआ हो, तब व्यक्ति लव मैरिज कर लेता है। उसके बाद यदि हम बात करें, तो कुछ राहु रेखाएं होती हैं, लव मैरिज की रेखाएं होती हैं। जैसे इस प्रकार से रेखा उठकर ऊपर के लिए जा रही हूँ, ये शुक्र के क्षेत्र है, इससे रेखाएं उठकर ऊपर के लिए जा रही हूँ, तब भी व्यक्ति लव मैरिज कर लेता है। और जो सबसे मुख्य साइन माना जाता है लव मैरिज का, वो माना जाता है अपना क्रॉस, और क्रॉस जुपिटर पर क्रॉस। अच्छा। ये जुपिटर की फिंगर होती है, इसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं। इस इंडेक्स फिंगर के नीचे जो क्रॉस बन जाए तो व्यक्ति लव मैरिज करता है। और लव मैरिज के ऐसे ऐसे 18 और भी साइन है। अगर इनमें से कोई साइन है, अब इंटरकास्ट मैरिज के भी इसमें साइन होते हैं, लव मैरिज के साथ साथ इंटरकास्ट तो ये मैरिज भी बताया जाता होगा कि भाई आपकी शादी लंबी चलने वाली है या फिर तलाक होने वाला है? बिल्कुल, ये तो 100% बताया जाता है। आप यदि देखेंगे, यदि आपकी नीचे के लिए एक रेखा आ रही है, सूर्य रेखा, और सूर्य रेखा आकर मिल जाती है आपकी सूर्य रेखा आपकी हृदय रेखा में मिल जाती है, तो ये कहा जा सकता है व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज की ओर बढ़ता है। अगर समय रहते उसको सही गुरु ने, सही पंडित ने सलाह देकर रोका नहीं, तो वो इंटरकास्ट मैरिज कर लेता है। पहले इसमें भी एक चीज और भी इसमें ऐड होती है कि पूर्व निर्धारित आता है कि किससे शादी होनी है, तो वहां पर पंडित भी नहीं रोक सकते, लेकिन वो बता सकते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पे सावधान हो जाइए, ये चीजें कीजिए। आप इस प्रकार से आप उन जानकारी ले सकते हैं। अब आप बात करते हैं शादी विच्छेद की। जी। शादी विच्छेद की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो शादी की रेखा को समझना होगा। शादी का जो कारक ग्रह हैं वो 2 ग्रह हैं, गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र, ये तो आप भी जानते हैं, और लगभग हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि गुरु और जो शुक्र हैं, इसमें दोनों में देखा जाता है। जब हम लड़के की बात करते हैं तो शुक्र देखा जाता है कि भाई उसकी एक्टिविटी कैसी है, हर प्रकार की
कमाने में कैसा है, लग्जरी लाइफ कैसी है, सेक्सुअल एक्टिविटी कैसी है, सारी एक्टिविटी उसकी चेक की जाती है उसके शुक्र से। उसका चरित्र कैसा है, मेन चरित्र चेक किया जाता है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है। स्त्रियों का चेक किया जाता है कि उनके अंदर कितनी सोचने समझने की शक्ति है, घर को चलाने की शक्ति, क्योंकि बुद्धि का कारक कौन होता है, गुरु। तो कैसा वो अपने परिवार को चला पाएंगी, कुटुंब का भाव भी होता है, पैसों को कैसे मैनेज कर पाएंगी, जो उनके पति आकर उनको सैलरी देंगे उसको कहाँ कहाँ मैनेज करेंगे, अधिक खर्चीली होंगी, कम खर्चीली होंगी, ये सब हम किससे देखते हैं, अपने गुरु से। तो ये दोनों ग्रहों का कम्युनिकेशन बनाकर तब व्यक्ति को देखा जाता है। तो ये ग्रह तो है ही। उसके बाद ये अपनी शादी की रेखा होती है अपनी छोटी वाली उंगली लिटिल फिंगर के नीचे। ये लिटिल फिंगर आप चेक कर सकते हैं। अगर ये रेखा आगे जाकर सीधी एक रेखा आपके हाथ में है जी, तो आप एक वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा जाएगा, स्वस्थ और सीधी रेखा है। तो यही रेखा दो मुखी हो जाए आगे जाकर तो शुरू में शादी अच्छी चलेगी, बाद में जाके शादी विच्छेद हो जाएगी। एक चीज और भी चेक कर लेते हैं, फिर विच्छेद दिखा भी देते हैं कि आगे जाकर दो मुखी कैसे होती है, ताकि दर्शकों को आसानी हो। ये देखिएगा, ये इस प्रकार से बन जाए दो मुखी आगे जाकर, तो व्यक्ति की शादी आगे चलकर अच्छी नहीं चलती है और उनकी अलगाव पैदा हो जाते हैं और विच्छेद हो जाती है। ऐसा देखा गया है। अभी मैंने अमेरिका का एक हाथ देख रहे थे एक महिला का, तो उनका ऐसा हुआ था और काफी प्रमाणिक है ये चीज। 100% इसमें कह सकते हैं कि लास्ट में जाकर ऐसा होता ही होता है। अब इसमें हम हो सकता वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे ही नहीं, सीधा कहेंगे ही होगा। अगर आगे जाकर दो मुखी हो रही है तो ऐसा होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। आगे यदि विच्छेद होगा ही होगा, और विच्छेद के साथ साथ झगड़े भी अधिक होंगे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, शादी की अनेकों रेखाएं हैं। एक रेखा ना होकर कहेंगे भाई, कहते हैं भाई मेरी दो रेखाएं हैं कि मेरी चार रेखाएं हैं, तो मेरी क्या चार शादी होंगी, दो रेखाएं। कई बार तो लोग गिनते हैं कि कितनी रेखाएं निकल रही हैं। हाँ, तो इसका शादी से इस प्रकार से कोई लेना देना नहीं है कि कितनी शादी होंगी। ये 100% जो माना जाएगा ये होती हैं जब अटैचमेंट होता है ना, किसी का लगाव हो जाता है, किसी से प्यार हो जाता है, तो ये इसको हम प्यार की रेखा बोलते हैं, इनको हम अटैचमेंट की रेखाएं बोलते हैं। एक इलू के होता है ना कि समय में, तो उस चीज की रेखाएं होती हैं। यदि किसी के हाथ में 3 रेखाएं हैं तो और तीसरी रेखा स्पष्ट और सीधी है, तो उस तीसरी रेखा से व्यक्ति की शादी होती है। बाकी जो 2 रेखाएं हैं वो उसके जीवन में उसका पास्ट होती हैं। और संतान रेखा, संतान रेखा, वैसे हम इस शादी की रेखा को और भी बहुत बात कर सकते हैं। इस पे कई सारी चीजें रहती हैं कि शादी की रेखा दो मुखी है, शादी की रेखा पर क्रॉस है, शादी की रेखा पर नक्षत्र है, शादी की रेखा पर ये मछली का साइन बन जाए तो व्यक्ति की जो पत्नी है वो ऐसी गृहिणी होगी, यदि उसके घर में आ जाए तो साक्षात जैसे लक्ष्मी आ गई हो। अच्छा, वो कुछ भी नहीं होगा व्यक्ति, लेकिन यदि वो स्त्री उसके घर में आ जाए तो वो उसको फर्श से अर्थ पर ले जाएगी, जीरो से उसको हीरो बना देगी, उसके भाग्य से चमकेगा। और ऐसा भी होता है कि हीरो से जीरो बना दे। हाँ, यदि रेखा पर कोई नक्षत्र है तो वो हमेशा बीमार रहेंगी। जब वो बीमार रहेंगी तो उनका खर्चा कौन उठाएगा, उनके पतिदेव और उनके घर के लोग। तो बीमारी से क्या होगा, उनका बीमारी में पैसा लगेगा। या फिर वो अत्यधिक झगड़ालू होंगी। अब क्या है, शुरू से दो मुखी हो जाए, शुरू में दो मुखी हो जाए तो शुरू में लड़ाई होती है काफी, लेकिन बाद में उनके बहुत अच्छे कम्युनिकेशन बन जाते हैं जी। बाद में। अगर हम इसमें बात करें, इसमें मछली का साइन हो गया है, इसमें नक्षत्र का साइन होना बिल्कुल अशुभ है, अशुभता में देखा जाता है। हाँ, नक्षत्र को अलगाव पैदा करता है। यदि कि शादी की रेखा पर कभी भी किसी का नक्षत्र बन गया तो ये अलगाव पैदा करेगा, और अलगाव के साथ साथ देखा जाता है वहीं से एक रेखा दूसरी निकल जाए तो व्यक्ति का अलग कनेक्शन भी हो जाता है। ओके, तो ये होना ठीक नहीं है। शादी की रेखाओं को हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएं, और अपने अगर ये किसी को इशू हो रहे हैं, अब पंडित जी आपने बता तो दिया समस्या, तो इसका समाधान भी है। हस्तरेखा शास्त्र में यही खूबसूरती है कि समाधान भी साथ चलता है। तो इसमें रेमेडीज क्या बताते हैं? रेमेडी, माँ पार्वती की सेवा, माँ पार्वती की पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए, और शिव परिवार की पूजा जो भी पुरुष और स्त्री मिलकर कराते हैं अच्छे से, तो उनके बड़े बड़े रोग संकट दुख कलेश सब मिट जाते हैं। काल हर, कंठ हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। तो जो महादेव की पूजा सब विधिवत रुद्राभिषेक इत्यादि कराते हैं, पूजन करते हैं, तो उनकी जो पारिवारिक जीवन है बहुत अच्छा चलता है।